नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अभी लाया जा रहा है ओडिशा में। तो ओडिशा की जो धमरा नदी है ना, तो उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। और इससे क्या फायदा होगा, इसकी ये फायदा ये बताया जा रहा है कि अभी जो ट्रैवल टाइम है ना, तो वो कम होकर 6 घंटे से 1 घंटा रह जाएगा जब ये प्रोजेक्ट इस नदी के ऊपर लागू हो जाएगा। और तो इससे मतलब क्या फायदा रहेगा, इस बातों के ऊपर पूरी चर्चा करते हैं। तो कहाँ पर लोकेशन है धमरा नदी की, उसके आसपास की क्या इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन से जिलों में यहाँ पर ये जो है ना ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और सभी मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अच्छे से लेक्चर जो है ना डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में क्या है, एक टेम्परेरी बेड़ा है, लक्कड़ का बना हुआ है। और नीचे की ओर ना यहाँ पर जो है मेटल की शीट इसके लगाई होगी। मतलब कि वो अगर पानी में तैरता रहे बेड़ा, तो मतलब इसके अंदर जो है ना पानी क्रॉस ना करे। तो इसमें देखो साइकिलिस्ट ने अपने साइकिल्स रखे हुए हैं। एक बैलगाड़ी का यहाँ पर बेड़ा वो पड़ा हुआ है। और फिर यहाँ पर साइकिल्स पड़े हुए, तो यहाँ पर साइकिल सवार खुद भी खड़े हैं। ओके, तो अभी क्या होगा, इस यहाँ पर टेम्परेरी बेड़े से ना नदी का एक किनारे से यहाँ पर लोगों को दूसरी जगह लेकर जाया जाएगा, मतलब किनारा पार कराया जाएगा। तो इससे क्या होगा, किनारा लोग क्यों पार कर रहे हैं, अगर लोग यहाँ पर बाय रोड बनी है, तो अगर कोई पुल बना है तो उससे क्यों नहीं जा रहे। तो इस बात को समझिए। ज्यादातर ना बहुत सारी ऐसी लोकेशंस भारत में आती है जहां पर नदियां बहती हैं। और ऐसी लोकेशंस, ऐसे गांव, ऐसे एरिया आ जाते हैं ना, जहां पर लोगों को मजबूरी में अपनी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। ओके, तो दूसरा जो स्टैंडर्ड रास्ता उसको क्यों नहीं अपनाते, क्योंकि वो हो सकता है कि जिस रीजन में वो नदी पार कर रहे हैं, उस रीजन से जो यहाँ पर पुल आता है वो बहुत दूर है। जैसे ये नदी है ना, इस नदी का जो एक साइड है जिसके ऊपर सड़क सरकार ने बनाई हुई है, तो उसके साथ साथ अब अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो हो सकता है काफी दूर जाकर एक यहाँ पर एक एरिया आएगा जहां पर कि इस नदी के ऊपर फ्लाईओवर बना होगा। और उससे आप जो है ना बाय रोड आप उसको क्रॉस करोगे। वो हो सकता है कि इस रीजन से वो फ्लाईओवर 50 किलोमीटर दूर हो, 100 किलोमीटर दूर हो। ओके, 150 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो। तो मत पता नहीं है कि मतलब इसी राज्य में पड़ेगा या फिर अगले राज्य में वो पुल पड़ेगा जहां तक ये नदी जा रही है। ओके, तो ये इस तरीके से ना तो खर्चा काफी हो जाएगा लोगों का। और यहाँ पर डिस्टेंस भी काफी जो है तय करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से ऐसा शॉर्टेस्ट रूट लोगों के द्वारा ही ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर जो पतवार चलाने वाले हैं, ओके, तो ये लोग भी ना अपनी टेम्परेरी बोट बनाकर लेकर आते हैं। इसको यहाँ पर प्राइवेट बोट्स में हम कह सकते हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पर सरकार भी ऐसी बोट्स कुछ मछुआरों को या कुछ लोगों को देती है कि आप मुआयना करते रहे नदी का कि क्या वहाँ की सिचुएशन है, क्या जल स्तर ज्यादा तो नहीं बढ़ गया। तो उसी का कई बार नाजायज फायदा भी उठाया जाता है कि सरकार से चोरी भी ना ऐसे लोगों को ट्रैवल करवाया जाता है उसी सरकारी बोट के ऊपर। तो ये ज्यादातर ऐसी सरकारी बोट्स ही होती हैं। तो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स ये है, यहाँ पर तो एक तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका, इस बोट का कि कितनी इसकी कैपेसिटी है। ओके, तो अभी इस अंदाजे के हिसाब से यहाँ पर लोड भरा जाता है। ओके, हो सकता है कि इसकी कैपेसिटी 10 बंदों की हो, 15 बंदों की हो, तो हो सकता है इसमें 30 बंदे लोड किए जाए, इंक्लूडिंग उनका सामान भी लोड किया जाए। तो इसका खतरा रहता है कि हो सकता है कि नदी के बीच में जहां पर पानी गहरा वहां पर जाकर डूब जाए। क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ओडिशा में ही ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हुए हैं। तो जहां पर कि काफी लोग सवार हो गए नदी पार करने के चक्कर में, और वो जो नाव है वो रास्ते में डूब गई और लोगों की मृत्यु हो गई। ओके, तो फिर कोई भी ना कोई रास्ता नहीं रहता है जब बीच यहाँ पर नदी के बीच में जाकर कोई नाव डूबती है तो। ओके, तो ये सिचुएशन बहुत खतरनाक है। ओके, तो यहाँ पर एंजॉयबल मोमेंट्स लोग यहाँ पर इसको एंजॉय करते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो ऐसी ही सिचुएशंस को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी भी है। ओके, अगर ऐसा ना करे तो उनको घर पहुंचते पहुंचते काफी समय लग जाएगा। अगर वो जो डेली रूटीन में जो शहरों में आते हैं बिजनेस करने के लिए या फिर जो है कोई अपना काम धंधा करने के लिए। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर सिचुएशन खतरनाक रहती है। तो अभी भारत सरकार क्या करेगी, भारत सरकार जो अभी रो पैक्स जेटी प्रोजेक्ट जो लाएगी उड़ीसा में, उसमें क्या होगा, उसमें ऐसी कंडीशन होगी। तो बकायदा स्टैंडर्ड के हिसाब से एक नाव जो है भारत सरकार जो तैयार करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ जो शिपिंग है, तो उसके द्वारा यहाँ पर जो रूल्स बनाए गए ना, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी खरी उतरती हुई बोट बनाई जाएगी। और वहां पर ऐसी फैसिलिटी होगी कि किनारे पर लगेगी, तो यहाँ पर कुछ लिमिट होगी कि गाड़ियां जो कार्स वगैरह है, लाइट मोटर व्हीकल्स, उनको भी यहाँ पर जगह दी जाएगी। इसके अलावा जो मोटर बाइक्स हैं, जो या आपकी बाइक्स वगैरह होती है, उनको जगह दी जाएगी। तो इसके अलावा जो खुद इंडिविजुअल्स हैं तो वो भी बैठेंगे। और एक जगह से उनको दूसरी जगह पर पहुंचाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक रोरो फेरी होगा। ओके, रोरो फेरी कहना है मतलब रोल ऑन रोल ऑफ, मतलब एक जगह से उठाया दूसरी जगह पर छोड़ा है। ओके, जिसको हम रोरो फेरी भी बोलते हैं, RORO। ओके,
तो अभी जब ये पूरा लोकेशन अभी अभी इसका शुरुआत है, अभी सिर्फ इसका सैंक्शन हुआ है, अभी अमाउंट सैंक्शन हुई है, अभी इस प्रोजेक्ट को चलने में काफी समय लगेगा। तो बिल्कुल जब तैयार हो जाएंगे, जब लोड हो जाएंगे, तो उसके बाद कुछ ऐसी यहाँ पर ये बोर्ड दिखेगी, ओके, कि जो भारत सरकार के स्टैंडर्ड के हिसाब से खरी उतरती है, पास हुई है हर एक यहाँ पर टेस्ट से, तभी इसको यहाँ पर इस नदी में उतारा जाएगा। ओके, तो एक जगह से दूसरी जगह पर यह सामान को पहुंचाएगी, लोगों को पहुंचाएगी, तो पूरी सेफ्टी रहेगी लोगों की, तो कोई खतरा नहीं रहेगा जैसे पहली वाली बोट में खतरा था। ओके, तो अभी सिचुएशंस को यहाँ पर ना सरकार कोशिश कर रही है कि सब जगह सही हो। तो ऐसी बहुत सारी लोकेशंस है भारत में, और धीरे धीरे करके भारत सरकार जो है अपनी अप्रोच लगा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात करें जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है ना, तो अभी उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी है। तो एनी का अप्रूवल चाहिए, अगर नदियों में या फिर समुद्र की जो ये हमारी तट है वहां पर कोई बोट चलानी है, तो इनकी अप्रूवल जो है ना वो सबसे जरूरी है। तो इनकी इन्होंने अभी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी है, तो यहाँ पर सैंक्शन कर दिए हैं कितने पैसे, 50.30 करोड़ रुपीस। तो अभी ये डेवलपिंग ऑल वेदर रोपैक्स फैसिलिटी। तो रोपैक्स का मतलब यहाँ पर यही है, रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी, मतलब कि पैसेंजर का एक जेट जो है ना बना दिया, जहां पर आम लोग जो है ना वो सफर करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और साथ ही साथ उनके जो अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, तो अभी उसको भी खड़ा किया जाएगा किसी एरिया में, कहां पर, तो ये यहाँ पर बात की जा रही है कनी नाली। ओके, कनी नाली की जो भद्रक जिले में पड़ती है, ओडिशा का ही भद्रक जिला है, और इसको जोड़ेगी किसके साथ, इसको जोड़ेगी तालाशुआ के साथ। तालाशुआ पड़ता है केंद्रपारा जिला में, तो ये भी ओडिशा की ही टेरिटरी है। तो मतलब दो जिलों के यहाँ पर दो एरियाज हैं, कानी नाली और तालाशुआ, तो इन दोनों को आपस में ये जोड़ेगी। तो ये दोनों के दोनों ना एक नदी के दो किनारे ही हैं, कहने का मतलब एक नदी का किनारा ये है, तो किनारे से थोड़ा सा दूर एक गांव या शहर बसा होगा या टाउन बसा होगा, और बिल्कुल तालाशुआ भी ऐसे ही है, किनारे से थोड़ा सा दूर जाके ये गांव या शहर बसा होगा। तो मतलब इन लोगों को वो किनारा सबसे आसपास पड़ता है, जिसके तहत वो उसको क्रॉस कर सकते हैं रिवर को। ओके, तो अभी इसको किया जा रहा है किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, सागरमाला इनिशिएटिव के तहत। तो ये सागरमाला इनिशिएटिव क्या है, इसको भी मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। तो आधी रकम जो है ना अभी केंद्र सरकार देगी, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो जिसने की सैंक्शन दे दी, अप्रूवल दे दी। तो बाकी की रकम जो है ना 50% कॉस्ट वो ओडिशा की सरकार यहाँ पर तय करेगी। तो ओडिशा में किसकी सरकार है, ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार है। तो पिछले 15-16 सालों से लगातार वो सत्ता में है, तो अभी चौथी बार सीएम बने हैं नवीन पटनायक ओडिशा के। तो पहले उनके पिताजी थे, ओके, ओडिशा के सीएम। तो कौन सी पार्टी है उनकी, तो उनकी पार्टी का नाम है बीजेडी। बीजेडी मतलब बीजू जनता दल। ओके, तो काफी मतलब उनका अच्छा मतलब कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस है ओडिशा की पॉलिटिक्स में। और 50% कॉस्ट ओडिशा की गवर्नमेंट देगी। टोटल यहाँ पर जो कॉस्ट आएगी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में वो 110 करोड़ के आसपास होगी, जिसमें रोपेक्स जेटी को भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी यहाँ पर जो आसपास की जो एरियाज है उनको कंस्ट्रक्ट करना है, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है वो बनाना है, जो बंदरगाहें आसपास छोटी पर जो एरियाज बनेंगे उसको डेवलप करना है, जैसे पार्किंग एरिया डेवलपमेंट हो गया, नेविगेशनल एड्स हो गया, ओके, ड्रेजिंग मतलब मतलब एक जगह से रेत या जो मिट्टी है उसको निकाल कर दूसरी जगह पर सेटअप करना। तो ऐसी एक्टिविटीज में भी जो है ना प्रॉपर जो समय लगने वाला और पैसा लगने वाला। ओके, तो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह से कनेक्ट करना तो इतना आसान नहीं कि सिर्फ एक बेड़ा चला दिया तो कनेक्ट हो गए। तो आसपास की जो उसकी जरूरी फैसिलिटीज है, तो एक अच्छी यहाँ पर बंदरगाह बने, अच्छा एक पोर्ट बने, तो वो भी यहाँ पर चाहिए। ओके, तो ऐसी सिचुएशंस, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो 110 करोड़ रुपए सरकार के यहाँ पर लगेंगे। और अभी आगे क्या बात करें, तो अभी इस प्रोजेक्ट से कम यहाँ पर ना 6 घंटे का समय बचेगा। तो यहाँ पर 6 घंटे बाय रोड सफर करना पड़ता था लोगों को, पैसेंजर्स को। तो अभी इस अगर वाटर वे के चलते यहाँ पर जाते हैं, तो सिर्फ 1 घंटे में इनका सफर जो है वो तय हो जाएगा। 1 घंटे में ही एक जगह से दूसरी जगह पर वो पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो उसका साथ एक्सिस्टिंग जो घाट है, जैसे मैंने कली नानी की मैंने बात की, तालाशुआ की बात की, तो वहां पर उन घाट्स को भी डेवलप किया जाएगा, डेवलपमेंट की जाएगी। ऑल वेदर रोपैक्स जो यहाँ पर शिप्स है, ठीक है, फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो अकोमोडेटिंग बोर्ड्स है वो भी बनाई जाएंगी, जो उनको यहाँ पर ना किसी तरीके से असिस्ट करें, वो भी बनाई जाएंगी। और भी जो वेसल्स हैं, जो यहाँ पर प्लाई वेसल है, मतलब सिमिलर वैसी ही बोट्स जो है ना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी इसके तरीके से यहाँ पर और भी बनाई जाएगी। ओके, मतलब कि जो बिल्कुल बखूबी स्टैंडर्ड्स पे जो है ना खरी उतरती हूँ। और यहाँ पर इनकी कैपेसिटी क्या होगी, इनकी कैपेसिटी होगी कम से कम 10 लाइट मोटर व्हीकल्स को ये कैरी कर सकती है। लाइट मोटर व्हीकल जैसे कार्स वगैरह होगी तो उनको, इसके अलावा 20 मोटर बाइक्स इसको कैरी कर सकते हैं, और 60 पैसेंजर्स को एक समय में ये कैरी कर सकती है। तो इतनी इनकी यहाँ पर कैपेसिटी होगी यहाँ पर इस रोपेक्स जेटी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे इसके तहत। ओके, साथ ही साथ देखो सबसे बड़ी बात है पैसेंजर्स की सेफ्टी और व्हीकल्स की सेफ्टी, कि वो बीच रास्ते कहीं डूब ना जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। ओके, तो मतलब ये चीज की मतलब चिंता दूर हो जाएगी कि मतलब आसानी से एक जगह से
दूसरी जगह पर हम पहुंच जाएंगे। और जो दूसरे लोग हैं ना, जो मतलब ये 6 घंटे का सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये सेफ तो है नहीं, जैसे मैंने सबसे पहली पिक्चर आपको दिखाई है, तो वो सबसे मतलब बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो मतलब 6 घंटे का सफर करना पसंद करते हैं। लेकिन अभी जब ये 1 घंटे का सफर हो जाएगा, तो ऐसी बोट अगर लगेगी तो यहाँ पर लोग आएंगे। ओके, क्योंकि सब हर कोई चाहता है कि हमारा समय जो है ना वो बचे। और इसके अलावा इसी प्रोजेक्ट से यहाँ पर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर पैदा होंगी, जो उन्हीं एरियाज के यहाँ पर जो लोकल लोग होंगे, जो कि धमरा नदी के आसपास रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डिस्टेंस कम होगा ना, तो वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है तलाशुआ से यहाँ पर धमरा धमरा तक। ओके, तो मतलब ये काफी ज्यादा यहाँ पर डिस्टेंस है। तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस काफी होता है। तलाशुआ एक रीजन, दूसरा ये आप जैसे मैंने मैंने करी नाली की बात की, तो उसी की यहाँ पर पास ये धमरा रीजन भी पड़ता है। नदी धमरा नदी इसी के नाम पर यहाँ पर बनी है। ओके, तो ये 200 किलोमीटर का पूरा जो है डिस्टेंस बढ़ता है, जिसके चलते यहाँ पर 6 घंटे का समय लग जाता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में। और आगे बात करें, जो करी नली पड़ती है ये भद्रक जिले में पड़ती है। ओके, जो तलाशुआ पड़ता है ये केंद्रपाड़ा जिला में पड़ता है। दोनों के दोनों यहाँ पर ओडिशा में ही लोकेटेड है। और यहाँ पर नॉर्दर्न और साउदर्न यहाँ पर किनारे हैं धमरा नदी के, जिसके बीच में ये दोनों के दोनों यहाँ पर एरियाज टाउन जो है पड़ते हैं। ओके, एक नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है, एक साउदर्न एरिया में पड़ता है। तो अभी देखते हैं कि कौन नॉर्दर्न एरिया में और कौन साउदर्न एरिया में। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो तालाशुआ के जो लोग हैं, तो यहाँ पर उसके जो आसपास के जो यहाँ पर गांव के लोग हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर वो धमरा पोर्ट के ऊपर ही अपने यहाँ पर जो जीवन शैली ना, तो उनके ऊपर निर्भर करती है कि वहीं पर जाते हैं तो उनको रोजगार वगैरह मिलता है, जिसके तहत जो है ना उनका यहाँ पर घर बसर चलता है। और यहाँ पर जो है ना अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर दूर है कनी नाली घाट से, जो यहाँ पर जो धमरा पोर्ट है। ओके, तो बिल्कुल उसके आसपास ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तालाशुआ तो धमरा, जैसे मैंने अभी 200 किलोमीटर की बात की थी। तो अभी यहाँ पर ना कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है थ्रू रोड्स, अगर हम इस रीजन की बात करें। ओके, तो यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है थ्रू रोड्स। तो जो लोकल पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर ज्यादातर पैसेंजर फेरीज के ऊपर ही यहाँ पर ना काम करती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोट आपको दिखाई थी, तो करी नली से तलाशुआ यहाँ पर जाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस पड़ता है वो 7 किलोमीटर के आसपास का ये स्ट्रेच है। ओके, कनी नली से तलाशुआ तक, तो काफी लंबा डिस्टेंस ये पड़ जाता है। अगर हम रिवर को क्रॉस करके जाते हैं, ओके, तो वैसे तो काफी दूर है, वैसे 200 किलोमीटर के आसपास का एरिया ये। इसके अलावा आगे जो बात की जा रही है कि अभी जो जितने पैसेंजर व्हीकल्स मौजूद है ना, अगर हम उनकी गिनती भी बात करें, तो यहाँ पर प्राइवेट बोट्स हैं, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था, लेकिन सेफ्टी नहीं है पैसेंजर्स की। ओके, तो यहाँ पर डिफिकल्टी फेस करते हैं पैसेंजर्स। तो यहाँ पर एवरीडे बेसिस पे वो जाते हैं, आते जाते हैं। ओके, तो काफी लोग आते जाते हैं, लेकिन डिफिकल्टी जो है ना वो काफी होती है। मतलब पहले सामान रखना, ओके, फिर बाद में सामान उतारना वहां से, खास तौर पे तो बाइक ही है। ओके, तो बाइक से तो उसने आगे का सफर भी तय करना है ना बाद में, मतलब उस लोकेशन से उसका घर कितनी दूर है, तो उसके लिए तो वो बाइक ही यूज करेगा, क्योंकि एरिया ही ऐसे है कि जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं होगी, ना कोई ऑटो आएगा, ना कोई यहाँ पर बस चलेगी। तो जिसके लिए यहाँ पर उनको बाइक्स या साइकिल चाहिए चाहिए। तो ऐसे ही दोबारा उठाना फिर निकालना, तो मतलब ऐसे लॉन्च करना बार बार, तो एवरीडे बेसिस पे काफी कठिन हो जाता है लोगों के लिए। ओके, तो इससे यहाँ पर आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर सेफ्टी बढ़ाएगा, पैसेंजर्स की व्हीकल्स की यहाँ पर जो है सेफ्टी बढ़ाएगा, साथ ही साथ यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको क्रिएट करेगा, और कनेक्टिविटी जो है ना अभी जो कमर्शियल और बिजनेस एक्टिविटीज उनको भी बढ़ाएगी। और जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है आसपास के लोगों का, आसपास के रीजन का, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, वहां पर भी डेवलपमेंट होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस मैप को आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये तालाशुआ का रीजन है, ये एक किनारा तालाशुआ का है। ओके, तो ये जो कलर है ना, ये पूरा का पूरा केंद्रपाड़ा जिला है। ओके, जहां पर कि तालाशुआ पड़ता है, तालाशुआ नाम का एरिया पड़ता है केंद्रपाड़ा जिला में। तो ये देखो रेड कलर में आइकन बना हुआ, तो इस साइड ये तालाशुआ हो गया, तो बीच में ना एक ये व्हाइट कलर की लाइन जा रही है। तो यही वो नदी का स्ट्रेच है 7 किलोमीटर का, जिसको कि क्रॉस करना है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर रॉपैक्स फैसिलिटी। ओके, रॉपैक्स प्रोजेक्ट। तो दूसरा किनारा जो है उसको यहाँ पर हम कह रहे हैं कनी नाली, जो कि पड़ रहा है भद्रक जिले में। ओके, तो ये भद्रक जिला है। ओके, जो बिल्कुल डार्क ब्लू है, ये भद्रक जिला आ गया। और ये दूसरा किनारा है कनी नली। तो यहाँ तक पहुंचना है, तो ये व्हाइट लाइन जो आपको बारीक सी नजर आ रही, तो यही डिस्टेंस है जिसको कवर करना है, जिसको कवर करते 1 घंटे का समय लग जाएगा डॉपैक्स फैसिलिटी के तहत। तो फैसिलिटी काफी होने वाली है, बेनिफिट काफी होने वाली है। सेफ्टी यहाँ, सेफ बोर्डिंग यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रैवल टाइम वो कम होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तो काफी फायदा होने वाला है उस रीजन के आसपास के लोगों को। तो ये सारा का सारा एरिया जो आगे पड़ रहा है ना, तो जो ये धमरा नदी भी है, ये आगे आकर बे ऑफ बंगाल में ही जो है ना अपना माउथ बना रही है। तो यहाँ पर आके इसी में विलय इसका हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में। तो अभी बात करते हैं धमरा नदी के बारे में। तो ये एक तरह की जॉइंट स्ट्रीम है ओडिशा में। तो यहाँ पर ये कैसे बनती है, बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्मणी और दूसरा है
बैतरणी बैतरणी नदी, तो यहाँ पर ब्राह्मणी और बैतरणी, तो ये दो नदियां हैं, जब इकट्ठी मिलती हैं तो फिर आगे ये बनती है धमरा नदी। ओके, तो यह इसका टाउन का भी यहाँ पर नाम याद रखें, किसके नजदीक है ये, यहाँ पर चंदबली नाम का टाउन, जिसके यहाँ पर नजदीक से इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, दो नदियां आपस में मिलती हैं और ये धमरा नदी बनती है और आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर भद्रक नदी में, भद्रक जिले में ये लाई करती, फिर आगे जो है ना चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो अभी बात करते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट की। तो सागरमाला जो प्रोजेक्ट है, ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इससे यहाँ पर भारत सरकार चाह रही है कि जो हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर है, मतलब जो हमारे पोर्ट्स है ना, बंदरगाहें हैं, तो उनको अच्छे तरीके से हम डेवलप करें, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाएं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं। कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब कि अगर आज अगर 100 प्रोडक्ट वहां पर लैंड किए जाते हैं ना, अगर कोई बाहर से सामान आता है, जब भी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो आने वाले समय में 1000 प्रोडक्ट हम वहां पर रख पाए। तो सीधी सी बात, अगर 100 कंटेनर आज रख पा रहे हैं, तो आने वाले समय में 1000 रख पाए। इस तरीके से हम जो है ना उसकी कैपेसिटी पोर्ट्स की बढ़ाएंगे और उनकी कनेक्टिविटी भी बढ़ाएंगे, जो हमारा इनलैंड इंडिया उसके साथ भी। और जितने भी जो वाटरवेज होंगे, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो उसके ऊपर नेशनल वाटरवे 2 का काम चल रहा है। इसके अलावा जो गंगा नदी है, इलाहाबाद से लेकर हुगली नदी, हुगली जो कोलकाता के एरिया है वहां तक, तो वो नेशनल वाटरवे 1 है, तो वहां पर भी काम चल रहा है, आधा काम संपन्न हो चुका है। और मतलब वहां से क्या होगा, अगर इलाहाबाद का जो रीजन है, तो वहां तक हम जो शिप्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो पहुंचा सकेंगे अभी। तो इस मतलब इस तरीके से यहाँ पर जो ना नेशनल वाटरवेज का काम चल रहा है, तो वो भी सागरमाला प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल अनलॉक करेंगे, जो हमारे वाटरवेज, सीधी सी बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे कोस्टल लाइन है, तो वहां पर भी जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और उन टारगेट्स को मीट करने की कोशिश की जाएगी। इसको 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, अभी भी इसका स्टेटस एक्टिव है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो यहाँ पर मंत्रालय कौन है जिसके अंतर्गत ये सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इस मैप में थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पर की कंपोनेंट्स हैं इस यहाँ पर ओशियन नेकलेस प्रोजेक्ट के। तो ओशियन नेकलेस वही सागरमाला प्रोजेक्ट। तो पहला तो यही पोर्ट्स को जो है मॉडर्नाइज करना है, जो हमारे मेजर पोर्ट्स है, जहाँ पर माइनर पोर्ट्स हैं। इसके अलावा एफिशिएंट एवैक्यूएशन सिस्टम बनाना, कहने का मतलब कि जो हमारे ये पोर्ट्स है ना, इनको सड़कों की मदद से इंटरकनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है पूरे देश के साथ। अच्छा खासा रेल नेटवर्क बनाना, अच्छा खासा रोड नेटवर्क बनाना, जो कि हमारी पोर्ट के साथ अच्छे अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाए। जो भी सामान इधर पहुंच रहा है ना किसी पोर्ट में, तो मतलब बिल्कुल इतने मतलब बड़े हमारे रोड्स हो, 4 लेन 8 लेन की, मतलब बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह हमारा सामान पहुंच जाए। जैसे अभी देखो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इसका काम चल रहा है। ओके, तो ये भी काफी बड़ा हाईवे होने वाला है। तो ये मुंबई को सीधे जोड़ेगा दिल्ली के साथ, तो काफी समय भी बचेगा बाय रोड। ओके, तो ये मतलब इस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी बंदरगाहें हैं, जो मतलब कोस्टल एरियाज, तो उनकी भी डेवलपमेंट यहाँ पर की जाएगी। टोटल 7500 किलोमीटर लंबा हमारी कोस्टल लाइन है भारत की। तो आगे यहाँ पर देखिए जो बड़े शहर, तो इसका यहाँ पर जो है ना, ये मार्क्स देखिए जो इस कलर में है, तो मेजर सिटीज हैं। तो ये ब्लैक डायमंड के यहाँ पर शेप में जो मेजर पोर्ट्स है, तो ये सर्कल में नॉन मेजर पोर्ट्स है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, ओके, फ्राइट कॉरिडोर्स है, मतलब जो रेलवे चलेगा, ओके, तो उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रीजन है, ओके, डॉटर सर्कल में। और मेजर इनलैंड वाटरवेज, जैसे मैंने अभी ये ब्रह्मपुत्र का इनलैंड वाटरवे है, ओके। इसके अलावा ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर हुगली से लेकर यहाँ पर जो गंगा तक का रीजन, जैसे मैंने अभी बात की, ये भी नेशनल वाटरवे है। ओके, तो इसके अलावा ये भी कुछ एरियाज है जहाँ पर नेशनल वाटरवेज का निर्माण यहाँ पर काम चल रहा है। ये केरला में भी कुछ रीजन है जहाँ पर निर्माण का काम चल रहा है। ये देखिए मेजर सिटीज, ये अमृतसर से शुरू कर लो, अमृतसर, लुधियाना हो गया, दिल्ली, इससे आप आगे जाओ कोलकाता, ठीक है। तो ये इधर से नॉर्दर्न माला बन गई, इस साइड से नीचे आओ, तो यहाँ पर भी जो है मुंबई तक पहुंचेगा, बीच में जो बड़े बड़े शहर आएंगे उससे यहाँ पर निकलते हुए। ओके, तो यहाँ पर बेंगलुरु, ओके, तो ये काकीनाडा वाला, विशाखापट्टनम वाला रीजन हो गया। तो सबको यहाँ पर बड़े शहरों को आपस जोड़ते हुए, तो ये पूरी की एक माला बनेगी, ओके, सागर माला जिसको हम कह रहे हैं। तो जिसको कि हम कनेक्ट करेंगे हमारे मेजर और माइनर पोर्ट्स के साथ। तो ये जो है मेजर पोर्ट्स है, डायमंड, ब्लैक डायमंड, जैसे जवाहरलाल जो है नेहरू पोर्ट हो गया। ओके, तो इसके अलावा ये मोरमगांव पोर्ट है, तो ये गोवा का सबसे बड़ा पोर्ट है। ओके, इसके अलावा न्यू मैंगलोर का पोर्ट है, कोची का पोर्ट है, तो टूटीकरण का पोर्ट है। ओके, इसके अलावा चेन्नई का पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम का पोर्ट हो गया, पारादीप का पोर्ट यहाँ पर ओडिशा में आता है। मेजर पोर्ट्स है सारे, जिसकी मैं बात करूँ तो ये हल्दा, तो ये भी यहाँ पर रीजन है मेजर पोर्ट का। इसके अलावा ये आप देख सकते हो सर्कल में नॉन मेजर पोर्ट्स, ओके, तो ये सर्कल में आपको सारे पोर्ट्स नजर आ जाएंगे। तो एक नजर यहाँ पर घुमा लेना, आपको पता होनी चाहिए क्या क्या लोकेशन है किस किस पोर्ट्स की। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सागर माला बनेगा। तो इस मैप में देखिए ये हमारा भारत है, क्योंकि अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल वाला इलाका आ गया। तो हम अभी ओडिशा को हम देखने जा रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पर ये है धमरा पोर्ट, ओके।
जिसकी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ही है धमरा नदी। तो ये धमरा पोर्ट है। तो ये धमरा नदी है। ओके, तो ये पीछे से गुजरती आ रही है। ओके, तो ये धमरा नदी है। तो अभी हमने बात की थी दो रिवर्स की, तो ये होगी बैतरनी रिवर। ओके, तो यहाँ पर ये बैतरनी रिवर यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर इकट्ठी होगी। दूसरी ओर से एक और नदी आ रही है। ओके, तो अभी उसका नाम देखते हैं, उसका नाम क्या है। तो अभी हमने बात की थी उस नदी के बारे में, जिसका यहाँ पर ये देखो, ये ब्राह्मणी रिवर है। तो ये यहाँ से घूमती हुई आ रही है। तो एक और से ब्राह्मणी नदी आ गई, एक और से यहाँ पर जो है बैतरणी नदी आ गई। और दोनों का यहाँ पर ना एक जगह पर जो है कन्फ्लुएंस हो रहा है। तो वो कहाँ पर हो रहा है, तो देखो ये यहाँ पर ब्राह्मणी नदी जा रही है, तो ये बैतरणी नदी आ रही है, तो ये जगह है जहाँ पर कन्फ्लुएंस हो रहा है। और यहाँ पर धमरा नदी बनकर ये आगे जा रही है। और यहाँ पर इसी धमरा नदी जब आगे जाती है ना, तो मतलब आगे जाकर यहाँ पर धमरा पोर्ट आ रहा है। ओके, तो ये उसी समुद्र के आसपास का एरिया ये हो गया। ओके, ये तालाशुआ का एरिया, जैसे जिसकी मैंने अभी बात कर रहा था, ये तालाशुआ का एरिया। तो यही यहाँ पर नदी का स्ट्रेच है, जिसको पार करके जो है दूसरी जगह पर जो है ना यहाँ पर पहुंचाया जाएगा, जहां पर कि दूसरा रीजन पड़ रहा है। तो ये है यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो लेक्चर के बारे में। थोड़ा सा इसके आसपास के एरियाज भी देख लो। यहाँ पर कानिका आइलैंड पड़ता है, तो किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो, ये अब्दुल कलाम आइलैंड है, तो ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम पहले कुछ और था। ओके, तो क्या नाम था उसका, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। यहाँ से मिसाइल लॉन्च करते हैं हमारे इसरो वाले। ओके, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से मिसाइल ज्यादातर जो है टेस्ट फायर की जाती है, लॉन्च की जाती है। इसके अलावा जो स्पेस शटल है, तो वो भी ज्यादातर यहाँ से जो है लॉन्च की जाती है। इसके अलावा जो डीआरडीओ भी जो है मिसाइल लॉन्च करता है, तो ये वाला एरिया चुना जाता है। ओके, सीधे मिसाइल जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये मैग्रोव आइलैंड है। ओके, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नदियां थोड़ी देख लो। ये पूरा का पूरा ओडिशा है। ओके, एक रीजन हमने अभी धमरा पोर्ट के आसपास का देखा। तो यहाँ पर कुछ रीजन यहाँ पर भी है। तो ये एक नदी बहकर आ रही है, जिसका नाम है यहाँ पर सुब्ररेखा नदी। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ओडिशा से ही बहती है, और जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर जाकर ये समा जाती है। तो ये पूरा का पूरा रीजन है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, फीडबैक देना अपना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।